राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवासर क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आपको तो मालूम है कि क्लास 12 फिजिक्स पहला चैप्टर अभी चल रहा है और आज उसका अंतिम क्लास है। हाँ, आपने सही सुना, आज की इस क्लास में ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाने वाला है। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? गॉस का प्रमेय पढ़ा था और गॉस के दो अनुप्रयोग पढ़े थे। दो अनुप्रयोग बचे हैं, वो आज की इस क्लास में पढ़ के हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आपको तो मालूम है कि गॉस के टोटल 4 अनुप्रयोग हैं और चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में 100% की गारंटी से आते ही आते हैं। तो आपको बढ़िया से इनको प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है मैंने कल ही आपको बता दिया, क्योंकि देखिए डेरिवेशन सेम टू सेम मैथ जैसा होता है। जैसे आप मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो बार बार लिख लिख कर, उसी प्रकार आपको फिजिक्स के डेरिवेशन को प्रैक्टिस करना पड़ता है लिख लिख कर बार बार। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए तो शुरू करते हैं आज की हम तीसरा डेरिवेशन, तीसरा अनुप्रयोग किसका? तो गॉस का। आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कि एक प्लेट आपको दी जाएगी। अब उस प्लेट के दो पृष्ठ होंगे। अब भाई एक प्लेट के दो पृष्ठ होते हैं, आप तो जानते हैं, प्लेट तो आप देखे ही हैं। तो प्लेट के दो पृष्ठ होते हैं। अरे भाई सौर ऊर्जा की प्लेट भी देख लो, उसमें दो पृष्ठ होते हैं कि नहीं, एक आगे और एक पीछे। तो उसी प्रकार आपको एक प्लेट ले लेनी है जिसके दो पृष्ठ हो, एक आगे भी हो एक और पीछे भी हो। उस पर धनावेश आपको प्रवाहित कर देना है। अब आपको तो मालूम है ना कि जहां पर आवेश होते हैं उसके कारण वहां पर क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा क्षेत्र? तो वैद्युत क्षेत्र। तो मान जाइए हम लोगों ने एक प्लेट लिया और इसके दो पृष्ठ है और बीच में मैंने लकीर जो खाचा ये डिजाइन किया है थोड़ा अच्छा लगने के लिए, तो आप उस पर ज्यादा ध्यान मत देना। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली। देखिए एक पृष्ठ ये वाला है और दूसरा पृष्ठ ये वाला है। एक पृष्ठ इधर से और दूसरा पृष्ठ इधर से, एक पृष्ठ ये और दूसरा पृष्ठ ये। इस पर हमने धनावेश दे दिया। देखिए चारों तरफ से धनावेश हमने क्या कर दिया, इस पर दे दिया। जैसे हमने धनावेश दिया, पहले पृष्ठ के कारण E1 उत्पन्न हो गया और दूसरे पृष्ठ के कारण E2 उत्पन्न हो गया। और हमें ना E1 चाहिए ना E2 चाहिए, हमें E चाहिए, क्योंकि साफ साफ बोला है कि आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम E1 और E2 से ही E का मान ज्ञात करेंगे। अब देखते रहिए, बिल्कुल आसान भाषा में। अभी तक हमने जो जो किया है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए। माना एक आवेशित चालक प्लेट है जिस पर धनावेशित वितरित है, धनावेश वितरित है, वितरित यानी फैला हुआ है, ठीक है। इस प्लेट के दो चादर हैं। अभी मैंने बताया कि दो चादर है, दो पृष्ठ हैं, चादर पृष्ठ बात एक ही है। पहले चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा दूसरे चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E2 है। अब आगे ध्यान दीजिए, जब E1 और E2 है तो E1 और E2 का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। E1 का मान हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण 2। कैसे सर जी, कहां से आप E1 बराबर इतना लिख दिए? याद करो कल के अनुप्रयोग में हमने क्या पढ़ा था। दूसरे अनुप्रयोग में एक आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला था। गॉस के अनुप्रयोग में ही दूसरा वाला, तो उसमें सूत्र निकल के आया था E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर दोनों तो चादर ही है ना, ये भी चादर है ये भी चादर है, तो सूत्र तो वही लगेगा क्योंकि चादर का सूत्र वही होता है। इसीलिए हमने लिख दिया E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण 2। और E2 में भी बस वही लिखेंगे, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं मेरी बात? देखिए यदि आप पहली बार इन डेरिवेशन को कर रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत की सामना करनी पड़ेगी, लेकिन यदि आप इन्हीं को 3-4 बार प्रैक्टिस कर दोगे तो गारंटी है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए ना, हमें E1 चाहिए ना E2 चाहिए, हमें चाहिए E, इसलिए हमने लिखा परिणामी E बराबर E1 प्लस E2। E1 और E2 का मान हम दोनों यहाँ से उठा के यहाँ पर रख देंगे। E1 का मान रखेंगे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। जब 2 एप्सिलॉन नॉट का हम एलसीएम लेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, ऊपर सिग्मा प्लस सिग्मा आएगा। सिग्मा सिग्मा जुड़ के 2 सिग्मा होगा, 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 यहाँ पे क्या होगा देख लीजिए, कट रहा है, तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कि नहीं? आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। तो ये था तीसरा अनुप्रयोग किसका? गॉस का प्रमेय का। अब हम देख लेते हैं चौथा अनुप्रयोग, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब ध्यान दीजिए, लास्ट है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। थोड़ा सा ही बच्चों को हार्ड लगता है, अब पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे अंदाज से आपको नहीं लगने वाला है। ध्यान दीजिएगा, चौथा अनुप्रयोग बोलता है कि एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि गोलिया कोश लेना है जो अंदर से खोखला हो, मतलब एक गोलीय कोश लेना है जो अंदर से खोखला हो और उस पर आवेश दे देना है।
एक कोई भी गोला पदार्थ लीजिए, उस पर आप आवेश दे दीजिए। अब आवेश देंगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब उसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लीजिए। हो गया आपका एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखते हैं। एक हमने गोलीय कोष ले लिया, कोई भी वस्तु मान लो हमने ले लिया, लेकिन धातु होना चाहिए। लेने के बाद इसका मध्य बिंदु हमने क्या माना, ओ माना, और यहाँ से इसकी त्रिज्या हमने कितनी मान ली, कैपिटल आर मान ली। अब हमने इस पर जैसे धनावेश दिया, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी उत्पन्न हुआ, जिस पर हमें क्या निकालना है, ई का मान ज्ञात करना है। समझ में आया। एक हमने आवेशित गोला लिया जिसका मध्य बिंदु ओ माना, और यहाँ से इसकी त्रिज्या कैपिटल आर मानी, और जैसे इस पर हमने आवेश दिया, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी उत्पन्न हुई, जिस पर हमें ई का मान ज्ञात करना है। समझ में आया मेरी बात। चलिए अब यहाँ पर आपने जो जो किया है वो लिखिए। हमने पर कोष के बाहर क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, इसीलिए लिखा है कोष के बाहर। ध्यान दीजिए। अब लिखेंगे, माना एक ओ केंद्र का आवेशित गोलीय कोष है जिस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है, मतलब एक समान रूप से फैला हुआ है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतना लिखेंगे। अब आपको तो मालूम है भैया कि गॉस का अनुप्रयोग है, तो दो सूत्र ही लगेगा, एक विद्युत फलकस का और एक गॉस के प्रमेय का। तो लिखेंगे विद्युत फलकस बराबर फाई ई बराबर ई ए। अब यहाँ पर ए की जगह पर हम 4 पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं क्या, कैसे, ध्यान दीजिए। ये जो गोलीय कोष है ये क्या, ये वृत्त है ना, वृत्त जो मैथ में आप वृत्त पढ़ते हो है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, इसलिए हमने ए की जगह पर क्या लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया। आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लिखेंगे गॉस के प्रमेय से। गॉस का प्रमेय क्या बोलता है कि फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए फाई ई का मान इतना है, तो क्या यहाँ पर रख सकते हैं क्या, वो जरूर रख सकते हैं। तो ई और 4 पाई आर स्क्वायर, ई 4 पाई आर स्क्वायर हमने रख लिया। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर हम इधर भेजेंगे, तो ई बराबर क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक ऊपर एक छुपा हुआ है, एक 4 पाई एप्सिलॉन, ये हम अलग रखेंगे, और ऊपर तक क्यू और नीचे आर, इसको हम अलग रखेंगे। तो सूत्र निकल के आएगा ई बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। तो ये था आपका गॉस का अनुप्रयोग, और वो भी चौथा। यानी कि अब टोटल मिला के आप कह सकते हैं कि आपका जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का वो हो चुका है समाप्त। अच्छा, अब मैंने आपको कल बताया था कि जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा तो मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ। क्या वो खुशखबरी है, सुन लीजिए मेरे भाई ध्यान से। ये खुशखबरी है कि आप लोग कह रहे हो कि सर जी आप सिलेबस खत्म करा पाओगे कि नहीं, क्योंकि पहला चैप्टर ये भी चल रहा है। तो मेरे भाई मैं गारंटी देता हूँ कि सिलेबस तो कंप्लीट होगा। और खुशखबरी क्या है वो सुन लीजिए, कल से 2 क्लासेस चलेंगी। कल से कितनी क्लासेस चलेंगी, 2 क्लासेस, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की क्लासेस चलेगी। देखिए क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी तो केमिस्ट्री क्लासेस रुकी हुई थी, तो भाई केमिस्ट्री का सिलेबस पीछे चला जाएगा, इसलिए अब दोनों क्लासेस चलेंगी। अब कैसे कैसे चलेंगे वो ध्यान दीजिएगा। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक फिजिक्स की क्लास चलेगी, और 6 बजे से 7 बजे तक केमिस्ट्री की क्लास चलेगी। शाम को 6 बजे से 7 बजे तक केमिस्ट्री की क्लासेज, और 7 से 8 बजे तक फिजिक्स की क्लासेज। या ध्यान दीजिएगा, 6 बजे से केमिस्ट्री क्लास शुरू हो जाएगी, और शाम को 7 बजे फिजिक्स की क्लास। लिख लीजिए, अगर कॉपी पेन लिए तो लिख लो मेरे भाई, काम करेगा। 6 बजे केमिस्ट्री क्लास और 7 बजे फिजिक्स की क्लास। चलिए, तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अब इस चैप्टर का जो नोट्स है वो आज आपको आज तो शाम हो, कल शाम तक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, और कल 2 क्लासेस रहेंगी, एक शाम को 6 बजे केमिस्ट्री और शाम को 7 बजे फिजिक्स। तो कल शाम को 6 बजे मिलेंगे केमिस्ट्री के साथ, फिर 1 घंटे बाद मिलेंगे फिजिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।